जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम इतिहास की कहानी मेरी जुबानी। जी हाँ, इतिहास को समझने के लिए तो इतिहास को तो 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आज हम आधुनिक इतिहास को सिर्फ ले रहे हैं और आधुनिक इतिहास में जो भी घटना घटी हैं, ख़ास करके जो इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं उन पे ये स्पेशल मेरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आज जिस शख्स की हम बात करेंगे उन शख्स का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो भारत से लेकर के विश्व के लोग सभी लोग जानते हैं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी पूरी तरह से हम लोग के बीच में नहीं आई है। चलिए उस कहानी को हम लोग शुरुआत करते हैं और थोड़ी सी इस विषय में और हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी ऐसे शख्स थे कि शहीद होने के बावजूद भी आज उनकी ऐसी छवि है पूरे इंडिया में कि ऐसा कोई कार्यालय और ऐसा कोई न्यायालय न हो जिस कार्यालय और न्यायालय में उनकी छवि न हो। और ख़ास करके अभी देखा जाए वर्तमान में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोट जारी की जाती है उस नोट पर भी उनकी अभी भी तस्वीर है और उस तस्वीर पर महात्मा गांधी ही नाम लिखा हुआ है। जबकि वर्तमान में महात्मा गांधी, अब पूर्व में इनका जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी का जो सफ़र रहा, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए इनके जीवन में। तो ये साधारण से असाधारण कैसे बन गए, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। तो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जो करने गए थे वो सेठ अब्दुल्ला के केस में गए थे। तो इनका क्या रोल था उस वक्त जब ये वकालत किए थे? तो इनको तो अनुभव नहीं था केस लड़ने का। तो इनका क्या रोल था? दक्षिण अफ्रीका गए तो ट्रेन से जो इनको फेंका गया, तो क्यों फेंका गया? आखिर इतनी नफरत उस अंग्रेज़ के दिमाग में क्यों आई जो इनको ट्रेन से फेंकने पे वो अंग्रेज़ मजबूर हो गया? और जहाँ तक देखी जाए कि सत्याग्रह का जो प्रथम सत्याग्रह 1907 में वो दक्षिण अफ्रीका में करते हैं, तो क्या माजरा क्या था? आखिर किस उद्देश्य से वो ये सत्याग्रह किए? क्या वहाँ की सरकार ने ऐसी कौन सी कानून, ऐसा कौन सा काम कर दिया जो वो सत्याग्रह करने पे मजबूर? और सबसे बड़ी बात तो देश तो अंग्रेज़ों के हाथों से गुलाम था भारत। तो हिंदुस्तान के लोग वहाँ क्या करने गए, कैसे गए, कौन उनको लेके गए? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे मैं आज एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने मैं रखूँगा। क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते हैं कोई भी किताब, तो इतनी विस्तार से उसमें जानकारी नहीं बताई जाती है। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए कहानी पे हम लोग आते हैं और पॉइंट्स नोट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से 151 साल पहले, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का राज हुआ करता था और पूरे भारत ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था। और वह कैलेंडर की तारीख हो रही थी 2 अक्टूबर 1869 की दिन शनिवार, जब गुजरात के पोरबंदर में कवा गांधी यानी करमचंद गांधी के चौथी पत्नी के चौथे संतान के रूप में उस बालक का जन्म होता है, जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा जाता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी रखा गया। उसके बाद जब इनका जो जन्म होता है, और ख़ास करके इनके पिताजी जो थे, ये संतान के चाह में 4 शादी किए। पहली पत्नी से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, दूसरी पत्नी से फिर एक पुत्री की प्राप्ति हुई और तीसरी से कोई संतान नहीं, और चौथी पत्नी से 4 संतान की प्राप्ति हुई। तो संतान की चाह में इन्होंने 4 शादियाँ इनके पिताजी की हैं। और जब इनका जन्म होता है तो फिर देखते हैं ये दादा के रूप में पाते हैं कवा गांधी, दादा के रूप में ओता गांधी, और चाचा के रूप में तुलसीदास गांधी, पिता के रूप में करमचंद गांधी, माता के रूप में पुतलीबाई, और 2 भाई जो थे इनके। एक बड़े भाई का नाम था लक्ष्मीदास गांधी और छोटे भाई जो थे वो भी बड़े थे इनसे, तो उनका नाम था कृष्णदास गांधी, और बहन जो थी, बहन का नाम था रलियत बेन। तो इस तरह से इनका ये परिवार था। तो इनसे जो बड़े भाई थे, 2 बड़े भाई थे, एक बहन थी, इनसे तो सभी बड़े थे ही। तो इस तरह से ये परिवार में जन्म लेते हैं और परिवार में इन सब लोग से मिलते हैं और इनका नामकरण भी हो जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी रखा जाता है। उसके बाद साधारण बालक के ही तरह इनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। ज़िंदगी में कुछ खास ऐसी कोई बात नहीं, एकदम नॉर्मल सी बात, अपना खेलना कूदना जैसे सब लोग की ज़िंदगी बीतती है उसी तरह से अपना
और जो भी पढ़ाई लिखाई हुई वो पोरबंदर में ही स्टार्टिंग में हुई, जो भी शिक्षा दीक्षा जो होना था। और उसके बाद फिर समय बीतता गया और समय के साथ उनका उम्र भी आगे बढ़ा, और जब उम्र 13 वर्ष के प्राव में ये इनकी एंट्री होती है। जब 13 वर्ष के प्राव में जब इनकी एंट्री होती है तो फिर अब तो शादी उदी की बात होने लगती है कि अब तो उस वक्त तो खास करके बाल विवाह हुआ करता था। वो जो समय भारत में जो समय था उस वक्त तो बाल विवाह का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था। उस वक्त इनको 13 वर्ष जब उनकी आयु हो रही थी तो इनको राजकोट भेज दिया गया था। आगे की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए राजकोट में इनको भेजा गया कि ठीक है अब ऐसा है कि आप विशेष शिक्षा के लिए वहाँ पे इनको जाना था। तो जब इनको पता चला कि अब तो हमारी शादी होने वाली है तो फिर इनको पोरबंदर वापस लेके आना पड़ा। पोरबंदर आए और पोरबंदर में ही इनकी शादी जो हुई पत्नी के रूप में अपना कस्तूरबा गांधी हुई। पर सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि शादी से पहले इनकी 3 सगाई होती है और इनको पता भी नहीं कि हमारी 3 बार सगाई हो चुकी। सगाई तो हो गई पर चौथी बार इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से होती है। और कस्तूरबा का भी जो अपना जो मायके था वो पोरबंदर में, कहीं ज़्यादा खास दूर तो था नहीं। तो दोनों आदमी का बहुत नज़दीकी संबंध था और कोई खास दूरी नहीं थी, एक दूसरे के ससुराल बहुत नज़दीक हुआ करते थे, तो आराम से आना जाना होता था। तो इस तरह से उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद 15-16 वर्ष की जब इनकी आयु हो जाती है तो ज़िंदगी तो चल ही रही थी, पर उस वक्त सबसे ज़्यादा मतलब कठिन का समय आता है कि इनके पिताजी जो दीवान का काम किया करते। दीवान एक प्रकार का अकाउंटेंट होता है। पहले के राजा महाराजा के टाइम में उनका हिसाब किताब देखना और सारा मैनेजमेंट करके रखना जो होता था वो उनके पिताजी का काम था। तो सेहत जो उम्र बीती तो सेहत बिगड़ी। सेहत बिगड़ने के बाद अब क्या करा जाए, तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो घर बिस्तर पकड़ लिए। बिस्तर पकड़ने के बाद फिर आने वाले समय में उनकी और ही तबीयत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन डाउन होने लगी, जिसके कारण नौकरी वोकरी भी छूट गई थी। अब घर में ही रहना, और गांधी जी तो देख रहे थे कि पिताजी को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया और उनको बीमारी जो हो गई थी भकंदर की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण दिन रात उनको सेवा में लगे रहते थे अपने गांधी जी। अपना भी जो निजी काम होता था उसको भी देखना और ये भी जो था काम उसको भी वो करते रहते थे। समय बीतता गया पर सेहत में कोई सुधार नहीं हुई। सेहत दिन प्रतिदिन वो गिरते जा रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस रात को, जिस रात में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो उस रात में तो वो तो अपने पिताजी के पास बैठे हुए थे, सेवा कर रहे थे। रात्रि भी काफ़ी हो गई थी, रात 10-11 से प्लस हो रहे थे समय, और गांधी जी भी अपने पिताजी के पैर दबा रहे थे और इस इंतज़ार में भी थे कि वो कब हमें बोले कि ठीक है अब तो जाओ। पर ऐसा तो था नहीं, वो दबा रहे थे और इस इंतज़ार में थे, पर इंतज़ार तो अभी पूरी हो नहीं रही थी। और एक तरफ उन्हें कस्तूरबा का भी ध्यान आ रहा था बार बार कि हमें वहाँ पे भी जाना है, वो भी उनका वेट कर रही थी। तो अब करे तो क्या करे, बड़ा धर्म संकट में, इधर हम छोड़ नहीं सकते हैं, उधर पहुँच नहीं पा रहे थे। इसी दरमियान में उनके चाचा जी जो थे तुलसीदास गांधी, वो आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है ऐसा है कि अब तुम जाओ, अब हम आ गए, अब भैया के पास हम बैठे हैं, सेवा कर देते हैं, अब ऐसा है अब जाइए। तो वो अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। शयन कक्ष में जाने के बाद कुछ ही देर हुए थे कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, और दरवाज़ा जब खटखटाया जाता है तो फिर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात हो गई। बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाएं। दरवाज़ा जब खटखटाते हैं तो वो दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या बात है। नौकर आ गया था दरवाज़ा खटखटाने के लिए। तो जब वो पूछते हैं तो कहते हैं कि बाबूजी का बहुत तबीयत ख़राब हो गया है। तब तक ज़िंदगी में उनका कुछ नहीं हुआ था। जाते हैं देखते हैं तो बाबूजी का वाकई में बहुत तबीयत ख़राब, और वो उनकी मौत हो चुकी थी। इस बात से गांधी जी को बहुत बड़ा तगड़ा धक्का लगा और वो सोच में पड़ गए कि आज इस अंतिम घड़ी में अगर हम उनके पास रहते, अगर हम सेवा किए रहते तो आज ये नौबत नहीं होती, और पिताजी का अंतिम सेवा का भी मौका हमने गंवा दिया। तो इस बात से अपने आप को बहुत दोषी दिए कि हम दोष हैं, ये इसी कारण जो भी कुछ हुआ अंतिम समय में भी हम उनका सेवा नहीं कर पाए, और अपने आप को बहुत कोसने लगे। पर अब कोसने से क्या फ़ायदा, अब तो समय बीत चुकी थी और उनके पिताजी स्वर्गवास हो चुके थे। फिर समय बीता, पिताजी भी की डेथ हो गई, मौत हो चुकी थी, और वो अपने आने वाले कल के इंतज़ार में लगे थे। समय बीतता गया और मैट्रिक का परीक्षा
अपने वो 1887 का वो समय था और मैट्रिक का वो परीक्षा देते हैं। मैट्रिक का परीक्षा देने के बाद आगे की जो फिर पढ़ाई थी, आगे की पढ़ाई के लिए उनको भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में एडमिशन उनका होता है। पर उनको उस वक्त से उतना पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, और ख़ास करके एक चीज़ तो और ये भी है कि मन भी नहीं लगता था और उम्र समय बीत रहा था। और एक बार तो ऐसा मतलब नटखट वाला ये काम कर बैठे कि जिसमें ये भी है वो देखे कि अपने ताऊ के जो उनके चाचा थे तुलसीदास गांधी, उनका भी वो बीड़ी चुराने के चक्कर में रहते थे। अब सबसे बड़ी बात होती थी कि जब वो उनके ताऊ जब बीड़ी पिया करते थे तो वो भी देखते थे कि ये क्या चीज़ है, और उस इंतज़ार में रह करके उसे वो इंतज़ार करते थे कि ये कब फेंके ताकि हम भी मज़ा ले सकें। और वो इंतज़ार करते थे और उसे वो चुराते थे और चुरा करके रखते थे और फिर बाद में उसे वो पिया करते थे। पर इतने से भी उनका मन नहीं भरा, समय बीतता गया, समय बदली, और फिर वो उन्हें लगा कि ये शायद ये चीज़ अच्छा नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए, और वो छोड़ दिए उस चीज़ को। उस चीज़ को छोड़ने के बाद फिर आने वाले समय में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, उसमें पास उस हो गए। पास होने के बाद आने वाले जो समय रहा, उस समय में वो भावनगर गए। गुजरात में एक जगह है भावनगर, वहाँ पे जाकर के उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए आईए के एडमिशन लिए और पढ़ाई स्टार्ट किया। पर उनका पढ़ाई में दिल लगता नहीं था। जो मास्टर जी पढ़ाते थे उन्हें समझ में नहीं आती थी और वो ऊब गए थे उस चीज़ से। वो कुछ और ही करना चाहते थे, पर करे तो क्या करे, उनके सामने तो कोई रास्ता थी नहीं। मजबूरी में दिन कट रही थी, चल रही थी। चलो अब करना क्या है, जब तक कोई रास्ता नहीं है तो आदमी करे तो क्या करे। भाई गांधी जी के साथ वो हाल हो रही थी। उसी दरमियान में उनके जो पिताजी के जो साथी हुआ करते थे, जो एक साथ वहाँ पे काम करते थे, वो एक दिन आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार में मिलने के लिए आते हैं और हाल चाल सोचते हैं कि चलो अपना दोस्त है, मिल लेते हैं परिवार से जा कर के। तो वो आ कर के मिलते हैं और मिल कर के अपनी सारी बात को वहाँ पे रखते हैं और पूछते हैं क्या हाल चाल है, कैसे क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई लिखाई क्या है। तो वो व्यक्ति जो थे, उनके पिताजी के जो व्यक्ति दोस्त थे, उनका नाम था माऊ जी। वो माऊ जी जो आते हैं वो उनके पिताजी के दोस्त हुआ करते थे उस ज़माने में, और वो उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके बेटे लोग क्या कर रहे हैं, स्वाभाविक है जो भी आते हैं तो इस चीज़ की जानकारी लेते हैं। तो उस वक्त मोहनदास के बारे में पूछा गया कि ये क्या कर रहे थे, तो बोले कि चलिए ये तो अभी फ़िलहाल आईए में हैं और अभी फिर एमए करेंगे, पढ़ाई जो भी है बीए वो सब आगे की पढ़ाई। तो बोले कि अरे अभी तो आप मान लो कि ये पढ़ाई करने में काफ़ी लंबा समय लगे, कम से कम 4-5 साल तो लगेंगे ही, और ये पढ़ाई करने के बाद आप कितने पैसे कमा पाएंगे, 50-60 रुपये हो गया कमाए, उससे ज़्यादा तो आप कमा पाएंगे नहीं। सो ऐसा कीजिए कि मेरा लड़का जो है वो बिलायत गया है और वहाँ से वो वकालत की पढ़ाई करने गया है, सो क्यों ना आप अपने पिताजी की जो है गद्दी उसको संभालें, वो आप लोग काम करें। पर उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो आप कर नहीं पाएंगे। सो आप ऐसा कीजिए कि मोहनदास को बिलायत भेज दीजिए और वहाँ जा कर के वो बैरिस्टर की पढ़ाई करेगा, और बैरिस्टर बन जाने पे फिर इसकी औहदा बहुत ऊपर होगी, लोगों में पहचान होगी और बहुत बड़ा नाम कमाएगा, काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाने लगेंगे। तो ये प्रस्ताव जो था उनके घर में पहली बार माऊ जी के द्वारा दिया गया, जो उनके पिताजी के दोस्त हुआ करते थे उस ज़माने में। और शायद गांधी जी भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनको तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और वो भी सोच रहे थे हमारे सामने अगर कोई नया विकल्प आ जाए तो वो उसका उपयोग करें, और विकल्प सामने था। अब गांधी जी सोचने लगे कि यही एक अच्छा रास्ता है कि हम बिलायत चले जाएं।
और वहाँ जा कर के बैरिस्टर बन जाएं। पर बैरिस्टर बनना इतना आसान तो था नहीं। उसके लिए उन्होंने पहले ही उनको बता दिया कि 5 से 6 हज़ार रुपया इसमें खर्च आएंगे और 3 साल की पढ़ाई है। और उतने तो पैसे थे नहीं गांधी जी के पास, अब क्या करें। वो जो प्रस्ताव देना था वो तो दे के चले गए, बाकी तो काम तो करना है उन्हीं को। तो अब क्या किया जाए। घर में सब इस बात से सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। गांधी जी के सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया कि आप क्या अब जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा जी हमें भेजा जाए और हम जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, पर पैसे की इंतज़ाम कहाँ से हो सके, कौन पैसा देगा, पैसा तो थे नहीं उतने उनके पास। तो उसी वक्त उनको ये ऐसा लगा कि क्यों ना कि हम अपनी पत्नी का गहना बेच दें, जिससे कुछ तो पैसा हो ही जाएंगे। पर पैसा चाहिए था 5 से 6 हज़ार, और गहना अगर बेचते भी हैं तो उससे कितना धन हम कमा पाएंगे, धन कितना अर्जित होगा, तो 2 से 3 हज़ार। तो ये एक समस्या थी। तो एक तो प्रथम समस्या हो गया धन का। पर उनके बड़े भाई जो साहब थे लक्ष्मीदास गांधी, वो इस चीज़ का आश्वासन दिए कि चलो ठीक है, हम इसका उपाय लगाते हैं। और उन्होंने उस धन को एकत्रित किया, और ये उनके लिए पहली कामयाबी थी कि चलो कि धन की समस्या जो थी वो समस्या समाप्त हो गई। अब हमारे हाथ में धन है, अब धन से अब जो भी होगा प्लानिंग, पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा, जाने आने का खर्चा निकल जाएंगे। अब तो जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। पर सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके घर में इस बात का भी आपत्ति जाहिर किया गया, क्योंकि हिंदू धर्म में समुद्र पार करना धर्म का नाश करने के बराबर होता है। और ख़ास करके एक उस वक्त ये भी प्रचलन थी कि विदेश जाने पे धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जो भी जाते हैं अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं। शराब पीना, मांस मछली खाना, और वहाँ के स्त्रियों के साथ अपना संबंध बनाना। तो ये सारी समस्या जो उनके सामने थी, उनके माँ इस चीज़ से बहुत चिंतित थी कि कहीं अगर हम गांधी को भेजते हैं तो कहीं ये उस रंग में न रंग जाएं। अब क्या करें। माँ को समझाना, भाई को समझाना, समाज को समझाना, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी, चुनौती उनके सामने। पर चलिए अपने एक पुरोहित को उनकी माँ बुलाई कि ठीक है, गांधी तो अब, मोहनदास तो अब जाना चाहते हैं, सो इसमें आप क्या कहते हैं, कैसे क्या किया जाए। तो उनके सामने एक शपथ पत्र दायर किया गया। उस पर उन्होंने हाँ भरी। शपथ पत्र में उन्होंने स्पष्ट बोले कि ठीक है, अगर हम जाते हैं तो कभी भी हम मांस मछली नहीं खाएंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे, और पराई स्त्रियों से कभी हमारा कोई संबंध नहीं होगा। इस बात का जब उन्होंने हाँ भरी, तब उन्हें जाने की अनुमति दी गई। पर जाने की अनुमति तो घर से हो गई ना, पर समस्या तो अभी भी बनी हुई थी। अब क्या समस्या आने वाली थी जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की कि हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी। जब उन्होंने प्रस्थान किया, वो जब समय आ गया था 1888, तो उन्होंने सारी तैयारी की। अब चलो कोई समस्या तो है नहीं, अब तो हमें जाना है। मुंबई से उनका जहाज़ खुलने वाली थी, क्योंकि उन्हें तो बैरिस्टर बनना था और वो लंदन जाना था। तो जहाज़ पकड़ने के लिए वो पोरबंदर से वो फिर निकल जाते हैं मुंबई के लिए। जब मुंबई के लिए निकलते हैं, पर उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि हमें यहाँ से रिटर्न फिर जाना पड़ेगा। जैसे वो मुंबई पोर्ट पर पहुँचते हैं, बंदरगाह पे, तो उन्हें वहाँ से जानकारी मिलती है, पोरबंदर से आकर के लोग कहते हैं कि आप पे पंचायत बैठा दी गई है। तो पंचायत किस बात की, तो वो तो हम नहीं जानते हैं। सो उन्होंने फरमान जारी किया है कि आप पंचायत में जल्द से जल्द आप अपनी उपस्थिति को दर्ज करें। अगर आप अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं करते हैं तो फिर आप पे और आपके परिवार को समाज से निष्कासित कर दी जाएगी। आप समस्या बड़ा दुविधा में पड़ गए। एक तरफ जहाज़ लगी है जाने की, जो उन्हें लंदन ले जाने वाली थी, और एक तरफ ये आदमी का समाचार कि आप तो पंचायत बैठ गई है, अब वहाँ आपको जाना है। अब हम क्या करें। अब ये समस्या का समाधान कैसे होगा। उन्होंने जहाज़ छोड़ने का निर्णय लिया और जहाज़ को छोड़ दिए। फिर वो वापस मुंबई से पोरबंदर आते हैं, और पोरबंदर में जब आते हैं तो पंचायत जो बैठी हुई थी उनके समक्ष अपनी उपस्थिति देते हैं।
तो पंचायत का कहना था कि आप समुद्र पार नहीं कर सकते, आप वैष्णव धर्म से हैं और जैसे अगर आप समुद्र पार करते हैं तो आप अपने धर्म का नाश करेंगे, तो इस वजह से आपको मनाही है, आप नहीं जा सकते। भला ये क्यों माने पंचायत की बात? ये तो पहले ही सोच लिए थे कि अब जो कुछ हो हमें जाना है तो जाना है, चाहे जो हो, चाहे जिसको जो फैसला करना। उन्होंने साफ तौर पर पंचायत की बात को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बोले आपको जो फैसला लेना है आप लीजिए, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे और हम विलायत जाएंगे तो जाएंगे। और वो अपना फैसला को अटल रखें, आ जाने का निर्णय कायम रखें। इस वजह से पंचायत उन पर क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के उनका अपने समाज से बहिष्कृत कर दिए कि नहीं, आपसे आज इनसे कोई लेना देना नहीं रखना है और इनसे जो व्यक्ति संबंध रखेंगे उन पर ₹1.25 का जुर्माना लगा दिया जाएगा और उन्हें भी समाज से हम लोग निष्कासित कर देंगे। तो ये मुख्य समस्या आ गई थी उनके रास्ते में, पर गांधी जी माने नहीं और बोले ठीक है, आपको जो फैसला लेना है लीजिए, हम तो जाएंगे, भला जो आपको करना है कीजिए। और फिर वो समय आ गया और इतिहास में एक डेट लिखने के लिए वो तैयार हो गया और वो डेट जो थी 4 सितंबर सन 1888, 4 सितंबर 1888 को मुंबई के बंदरगाह से अपनी यात्रा को प्रारंभ किए और यात्रा को प्रारंभ करके वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए कि अब तो भाई जाना है तो जाना है, जो भी अब करना है करो आप लोग को। वो चल गए, उस बात को वो नज़रअंदाज कर दिए कि आप जो एक्शन लेना है लीजिए, हम तो जाएंगे तो जाएंगे। वहाँ से उनकी अपना सफ़र चालू हो गया। सफ़र तो चालू हो गया, पर जिस जहाज़ में वो बैठे थे, अब इस जहाज़ में भी इनके साथ थोड़ा सा ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल, पर नॉर्मल तो कुछ था ही नहीं, सामान्य तो था ही नहीं। इस जहाज़ में जितने भी लोग थे वो सारे लोग अंग्रेज़ थे। अब इन्हें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, अब क्या करें? सब क्या बातों को सुन रहे थे और चुपचाप देख रहे थे, बस चलते जा रहे थे। सब लोगों को देखते देखते अपना वो यात्रा को पूरा किए। बस एक सपना था कि हमें विलायत पहुंचना है और वो चुपचाप चलते गए। अब वो समय आ गया जब लंदन में जो बंदरगाह पे उतरे थे वो साउथैम्पटन बंदरगाह हुआ था जहाँ पे ये उतरे थे। तो उस बंदरगाह पे उतरे, वहाँ से उस स्थान से उन्होंने विक्टोरिया होटल में शनिवार के दिन वो पहुँचे और अपने साथी मजूमदार के साथ फिर आगे जो उनकी मुलाकात हुई वो डॉक्टर मेहता थे। उन्हें अभिभावक के तौर पर वहाँ पे जो भी हुआ देखभाल, गाइडलाइन करना, बताना कैसे क्या मैनेज करना है, तो वो सब उनके देखरेख में हुआ। अब लंदन पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात थी कि खाने की समस्या। यहाँ तो घर पे बोल दिए कि हम वहाँ जाएंगे तो मांस मछली नहीं खाएंगे, तो मांस मछली तो खाना है नहीं। अब विदेशी धरती पर तो खान पान तो उनका स्वाभाविक है, इस टाइप का ही होता है। तो जहाँ पे भी जाते थे, जो भी मतलब इनके जान पहचान के थे और मावजी जो भेजे थे इनको, तो उनके यहाँ पे भी जो भी खान पान होती थी उसमें शाकाहारी खाना कम, शाकाहारी तो था ही नहीं वहाँ पे, वो तो सिर्फ मांसाहारी हुआ करता था। तो इस वजह से उनको बहुत परेशानी होने लगी और इस खाने के वजह से किसी के यहाँ पे वो टिकना मुश्किल हो जाता था। आज यहाँ कल वहाँ, पर सब जगह तो समस्या एक ही जैसी बनी थी। तो आप करे तो क्या करे, अब भूख तो, खाने की बहुत आदत थी उनको, भूख तो और परेशान इनको दिन प्रतिदिन करते जा रही थी। तो एक दिन सोचे कि कहीं ऐसा करते हैं कि कहीं कुछ होटल देखते हैं, क्या पता कहीं कुछ होटल मिल जाए शाकाहारी, तो अपना कुछ काम बन जाए। और वो शाकाहारी होटल की तलाश में भटकते भटकते एक दिन फैरिंगटन स्ट्रीट पहुंचते हैं। तो फैरिंगटन स्ट्रीट जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक शाकाहारी भोजनालय को वो देखते हैं, तो वो देख करके उनको बहुत खुशी होती है और उस होटल में जाकर के भर पेट मन भर के वो खाते हैं। और वो बताते हैं कि पहली बार जब वो
लंदन आए भारत से, तो पहली बार वो जी भर कर के और एकदम पेट भर के वो खाएं। और कभी भी जब खाने की बात होती थी तो ये होटल उनके लिए आसानी से देखा हुआ था, वो चल कर के आ जाते थे और अपना भोजन यहाँ किया करते थे। तो भोजन का तो मतलब इस तरह से उनका जो समस्या इस तरह से समाधान हुआ। तो सोचे कि चलो अब तो भोजन की समस्या हो गई, पर अब किसी के घर पे रहना भी तो उचित बनता नहीं है, क्योंकि हमारे खाने की वजह से उनका तो अपना रूटीन ख़राब हो रहा है और परेशानी भी ज़्यादा हो रही है। और इनको भी बहुत ज़्यादा दुख होती थी कि भाई हमारी वजह से किसी को परेशानी न हो। तो उस वजह से वो सभी जितने भी जान पहचान के थे तो सभी के रूम को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर ये इन्होंने खुद का एक अपना रूम लिए और अपना रूम लेने के बाद वहीं से अपना पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ स्टार्टिंग की, क्योंकि 3 साल बिताना था, 3 साल तक उनको वहाँ पे रहना था। और पढ़ाई लिखाई करते 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 और वो समय बीता और अपना जो जिस मकसद से गए वो मकसद उनका पूरा हुआ। और पूरा होने के बाद अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसके लिए वो विदेशी धरती पर कदम रखे। गांधी जी को लंदन यूनिवर्सिटी से उन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और परीक्षा पास करने के बाद 10 जून 1891 के दिन बैरिस्टर वो कहलाएं। 10 जून 1891 को वो बैरिस्टर कहलाएं और 11 जून को 2.5 शिलिंग देकर इंग्लैंड के हाई कोर्ट में अपना नाम वो दर्ज करवा लेते हैं। तो पढ़ाई का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य उनका कंप्लीट हुआ। अब तो वहाँ रहने की कोई ज़रूरत थी नहीं, तो उस अनुसार से अब वो बोले कि ठीक है, अब जो उद्देश्य था पढ़ाई लिखाई जो था वो कर ही लिए। हालांकि उनको स्टार्टिंग में वहाँ पे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी जो बहुत परेशान किया था। तो अंग्रेजी को सीखने के लिए वो पेपर को रीड करते थे, पेपर को कंटिन्यू पढ़ना जो आदत लगाए थे वहीं पे वो पेपर, क्योंकि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी नहीं, तो अंग्रेजी को ठोस करने के लिए, मजबूत करने के लिए उस पेपर का वो सहारा लिए और पेपर को हथियार बनाए, माध्यम बना करके अपनी अंग्रेजी को जो भी कमजोरी थी उस कमजोरी को वो वहाँ से वो दूर कर दिए। उसके बाद जो इनके जीवन में आता है कि चलो अब तो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, अब तो भाई अपने वतन चलना है वापस, और फिर एक बार वो वतन के लिए रवाना हो जाते हैं। और 12 जून सन 1891 को वो वतन अपने हिंदुस्तान लौट आते हैं। तो जब लौटने की बारी आती है तो उनके मन में एक ख्याल, उसी वक्त से उनके मन में ख्याल आता है कि हमने तो बैरिस्ट्री की डिग्री तो ले ली, पर हमने बैरिस्टर बना कहाँ, हमने इस विषय में हमें तो पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे अब चलेगा अपना धंधा पानी। उनको अब ये ख्याल उनके मन में बना हुआ था कि हमने तो चलो ठीक है डिग्री मिल तो गई, पर केस को अब लड़ा कैसे जाए, इस चीज़ का उन्हें तो कुछ भी ज्ञान था ही नहीं। पर चलिए अब तो जो होना था वो अपना डिग्री ले लिए, उस खुशी में अपना रिटर्न हो रहे थे। और जब वो आए थे तो उसी वक्त वो जिस जहाज़ से वापस आ रहे थे हिंदुस्तान, तो उसी में बैठ कर के सोच रहे थे कि माँ से मिलेंगे और माँ को सबसे ये खुशी हम बताएंगे कि आज हम जिस उद्देश्य से गए थे वो उद्देश्य और आपके समक्ष जो हमने कसम खाई थी उस कसम को अभी भी हम बरकरार रखे हैं, उसमें कहीं भी कोई कमी हम नहीं किए हैं। तो ये सारी खुशी थी मन में कि हमने माँ का कसम रखा, माँ का कसम तोड़ा नहीं। तो ये बात उनके मन में थी और बोले कि जाएंगे तो पहले माँ से मिलेंगे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। बम्बई जब वो आते हैं तो उनके बड़े भाई जो थे लक्ष्मीदास गांधी, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं, वहाँ से ले जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि माँ नहीं आई, तो बोले नहीं माँ तो घर में है, चलो आप पहले माँ से मिलना घर में। पर जब वो घर पहुँचते हैं तो माँ को जब ढूंढते हैं तो पता चलता है कि नहीं, माँ का स्वर्गवास हो चुका है। गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुख होकर के टूट जाते हैं कि पहले पापा इनके पिताजी चले गए और फिर अब माँ का स्वर्गवास हो चुका है। तो वो तो सोचे थे जाकर के खुशी की जानकारी देंगे कि हम आपकी कसम को नहीं तोड़े, आपकी कसम की रक्षा किए, जो हम कसम खाएं उसको बरकरार रखें, पर ऐसा हो न सका। समय बीतती गई, दुख की घड़ी से फिर वो निकले। कुछ दिन बाद, कुछ ही दिन बीते थे कि फिर उनके ऊपर एक जो समस्या को वो छोड़ के गए थे वो समस्या तो मुँह बाए हुए खड़ी थी। फिर पंचायत बैठा दी गई। अब फिर पंचायत बैठाई गई, पंचायत के समक्ष फिर इनको हाजिर किया गया। जो मतलब जुर्म जो किए थे उनका तो सज़ा फिर सोचे कि अब इनको दिया जाए,
पर जब पंचायत बैठाई गई तो इनका नसीब